हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में इंश्योरेंस लॉ पर डिस्कस कर रहे थे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस क्या है, उसके क्या प्रावधान हैं और मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 आज हम हमारे इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से आप इसे देखिएगा। मरीन इंश्योरेंस, आपको ये अच्छे से ज्ञात है, आपको ये अच्छे से पता है कि ट्रेड करने का, व्यापार करने का जो सबसे बड़ा माध्यम है आज भी और पूर्व में भी, समुद्र, महासागर या मरीन ओशियन जो हैं वो इसके सबसे बड़े माध्यम या सोर्स थे। इस माध्यम से व्यापार करने में काफ़ी जोखिम भी रहता है, बहुत रिस्क इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो उस रिस्क को ही देखते हुए, उस रिस्क को कवर करने के लिए ही मरीन इंश्योरेंस की शुरुआत हुई। सामुद्रिक बीमा भी हम इसे कहते हैं, उसका प्रारंभ हुआ। वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस, ये बीमा की पुरानी या प्राचीन पद्धतियों में से ही एक पद्धति है। इसका मतलब ये है कि मरीन इंश्योरेंस पूर्व काल से ही, काफ़ी प्रारंभ से ही प्रचलन में था। Began at about the end of 12th century, 12वीं शताब्दी के अंत से ही मरीन इंश्योरेंस के होने के प्रमाण मिलते हैं। अर्थात 12वीं शताब्दी के अंत से ही मरीन इंश्योरेंस की शुरुआत हो चुकी थी। इन इंडिया, अगर हम इंडिया में इसके एग्जिस्टेंस की बात करें तो इसका एग्जिस्टेंस शुरू हुआ आर्यन पीरियड से। आर्यन काल से इसका प्रारंभ या इसका एग्जिस्टेंस माना जाता है। उस समय लगभग मरीन इंश्योरेंस से मिलते जुलते प्रावधान जो है सामुद्रिक व्यापार के लिए किए गए थे। उसके बाद में डेवलपमेंट शुरू हुआ, धीरे धीरे डेवलप हुआ, इंश्योरेंस को लोगों ने समझा। उस डेवलपमेंट के फेज़ में 1797 से 1810 के बीच में 7 कंपनीज जो है स्टार्ट हुई, जो कि ब्रांचेस थी इंग्लिश या ब्रिटिश कंपनीज की, जो स्टार्ट की गई इन कलकत्ता। कलकत्ता में 7 इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो शुरू की गई, जो कि ब्रिटिश इंश्योरेंस कंपनी की ही ब्रांच थी। अगर इससे पहले की अगर हम बात करें तो मरीन इंश्योरेंस का प्रचलन काफ़ी पुराना है। इसके प्रमाण बेबीलोनिया में भी मिलते हैं, जहाँ पर हम्मुराबी कोड के नाम से एक इंश्योरेंस जैसी ही व्यवस्था डेवलप की गई थी। वहाँ भी मरीन इंश्योरेंस के होने के प्रमाण मिलते हैं। मतलब हम कुल मिला के कह सकते हैं कि मरीन इंश्योरेंस की जो पद्धति है या सामुद्रिक बीमा की जो पद्धति है वो बहुत ही पुरानी है, क्योंकि ये एक व्यापार से जुड़ी हुई है। समुद्र के माध्यम से व्यापार किया जाना एक बहुत पुरानी पद्धति है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा व्हाट इज मरीन इंश्योरेंस। जब कोई व्यापार मरीन के थ्रू या समुद्र के माध्यम से किया जा रहा है और उस माध्यम में कोई क्षति होने की, कोई नुकसान होने की, कोई डैमेज होने की, कोई लॉस होने की गुंजाइश है, जो कि अक्सर होती है, उस हानि को, उस लॉस को, उस रिस्क को कम करने के लिए या उस रिस्क को कवर करने के लिए एक व्यवस्था
की आवश्यकता थी, उस व्यवस्था को पहले ही हम नाम दे चुके थे इंश्योरेंस। तो उसी जैसी व्यवस्था जो है मरीन के थ्रू जो ट्रेड किया जा रहा है उसमें भी शुरू की गई, और वो ही था मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस की ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है ओशियन मरीन इंश्योरेंस एंड सेकंड है इनलैंड मरीन इंश्योरेंस। महासागरों से जुड़ा हुआ इंश्योरेंस और जमीन से जुड़ा हुआ इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस में दोनों ही जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका संबंध भूमि और समुद्र दोनों से है, लेकिन भूमि से जुड़ा हुआ जो व्यापार है उसका संबंध भी उस मरीन ट्रेड से होना चाहिए। समुद्र के माध्यम से जो व्यापार किया जा रहा है उसी से वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। आगे चलते हैं लॉयड एसोसिएशन, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। लंदन का एक बहुत ही फेमस कॉफ़ी हाउस लॉयड्स कॉफ़ी हाउस जिसका नाम है, उसके संचालक थे एडवर्ड लॉयड। इस तरह के काफ़ी जो कॉफ़ी हाउसेस हैं जो लंदन में प्रचलित थे, जहां लोग इकट्ठे होते हैं और इस तरह के डिस्कशन करते हैं, उसी तरह से लॉयड कॉफ़ी हाउस में भी बीमा से जुड़ी हुई बातों के लिए जो है डिस्कशन किया जाता था। एडवर्ड लॉयड ने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया 1696 के अंदर। उस न्यूज़पेपर के अंदर इंफॉर्मेशन देना शुरू की गई मरीन से जुड़े हुए, समुद्र से जुड़े हुए व्यापार के बारे में। जब वो जानकारियाँ सामने आने लगी तो व्यापार की एक पद्धति जो प्रचलन में आ चुकी थी इंश्योरेंस जो है, वहाँ से मरीन इंश्योरेंस की व्यवस्था का प्रचलन शुरू होने लगा। लॉयड कॉफ़ी हाउस में अंडरराइटर्स इकट्ठे हुए, उन्होंने एक एसोसिएशन का निर्माण किया, एक संगठन का निर्माण किया, और उस संगठन को ही नाम दिया गया लॉयड्स एसोसिएशन, जिसका काम था समुद्र से जुड़े हुए बीमा को करना या समुद्र से जुड़े हुए व्यापार का बीमा करना या इस जैसी व्यवस्थाएं करना। यही काम था लॉयड्स एसोसिएशन का, जो आज भी एक प्रमुख संस्था बनी हुई है मरीन इंश्योरेंस के अंदर। इसके बाद आगे चलते हैं सब्जेक्ट मैटर टू बी इंश्योर्ड। मरीन इंश्योरेंस को हम समझ चुके हैं, उसकी हिस्ट्री को हम समझ चुके हैं, किस तरह से वो डेवलप हुई, कहाँ से शुरू हुई, किस तरह से व्यवस्थाएं बनी। इसके बाद हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो सब्जेक्ट मैटर है, बीमा की विषय वस्तु क्या है मरीन इंश्योरेंस के अंदर। कवर 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स, 3 तरह की जो वस्तुएं हैं उन्हें ये कवर करता है मरीन इंश्योरेंस। फर्स्ट, कार्गो इंश्योरेंस। पहली जो विषय वस्तु है या जो पहली वस्तु है वो है कार्गो इंश्योरेंस, माल का बीमा। जो माल उस शिप के माध्यम से, जो उस जलयान के माध्यम से होना है, या जिस माल का व्यापार होना है, या जो माल जाना है, उस माल का बीमा किया जाना ही कहलाएगा कार्गो इंश्योरेंस। मतलब जो वो माल है जो उस जलयान के माध्यम से जा रहा है, जो उस शिप के माध्यम से जा रहा है, वो इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर है, वो उस बीमा की विषय वस्तु है। इंश्योर्ड अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू, लेकिन जो वो बीमित किया जाएगा वो उसके मूल्य के अनुसार ही बीमित किया जाएगा। अर्थात जितना जिस वस्तु का मूल्य होगा उसी तरह से उसे बीमित किया जाएगा। अब उसके साथ में जो उसका मूल्य है, जो उसका अमाउंट है, उसके साथ में कई बार थोड़ा प्रॉफिट भी ऐड कर दिया जाता है कार्गो इंश्योरेंस के अंदर। जो माल भेज रहा है वो अपना थोड़ा बेनिफिट या थोड़ा प्रॉफिट भी उसमें ऐड
कर देता है। सम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंक्लूड इन द वैल्यू, उसी वैल्यू के अंदर वो अपना जो प्रॉफिट है वो इंक्लूड कर देता है। सेकेंड इंश्योरेंस इज हल इंश्योरेंस, उस जलियान का ही बीमा कर दिया जाना, जो जलियान है, जो शिप है, उसका ही बीमा कर दिया जाना, इस तरह का इंश्योरेंस कहलाएगा। शिप इंश्योर्ड, वो जो शिप है वो इंश्योर्ड किया जाएगा फॉर अ पर्टिकुलर ट्रिप और पीरियड, लेकिन जो शिप इंश्योर्ड किया जाएगा वो पर्टिकुलर ट्रिप के लिए किया जाएगा या एक सीमित अवधि के लिए वो जो जलियान है वो बीमित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार उसे बीमित कर दिया गया और वो हमेशा के लिए इंश्योर्ड हो गया, नहीं, पर्टिकुलर ट्रिप या तो किसी विशेष ट्रिप पर वो जा रहा है तो उसके ट्रिप के पूर्ण होने तक, कंप्लीट होने तक वो इंश्योर्ड रहेगा, इंश्योर्ड माना जाएगा, या फिर एक अवधि, एक समय तक वो बीमित माना जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेट इंश्योरेंस, जो किराया है उसका भी बीमा किया जाना। ऐसा बीमा शिपिंग कंपनी की तरफ से किया जाता है। कई बार इस तरह के अनुबंध किए जाते हैं, कई बार इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं कि यदि माल को सुरक्षित आप गंतव्य तक पहुंचा देते हैं, उसकी जगह तक पहुंचा देते हैं, तो आपको उसका किराया दे दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। उस स्थिति में शिपिंग कंपनीज जो हैं, जो वो फ्रेट है उसका या जो सामान है उसका जो है इंश्योरेंस करवाती है, उसका बीमा करवाती है, जिसके माध्यम से वो उसे सुरक्षित रख पाए या अपने अमाउंट को जो उसे प्राप्त करना है उसकी सुरक्षा कर पाए। तो ये सब्जेक्ट मैटर थे इंश्योरेंस के, मरीन इंश्योरेंस के, कि कौन कौन सी वस्तुएं इसके अंदर इंश्योर्ड की जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ मरीन इंश्योरेंस, इसकी प्रकृति क्या है और क्या इसके स्कोप हैं। फर्स्ट, मरीन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। मरीन इंश्योरेंस, सामुद्रिक बीमा, एक संविदा है क्षतिपूर्ति की। इसके अंदर इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति है क्षतिपूर्ति करना, नुकसान की भरपाई करना मरीन इंश्योरेंस की प्रकृति है। यदि कोई नुकसान होता है, यदि कोई क्षति होती है, तो एक अनुबंध के आधार पर इसकी क्षतिपूर्ति करवाई जाती है। मरीन इंश्योरेंस सेकंड है, मरीन इंश्योरेंस इज कंसर्न विथ बोथ सी एंड लैंड रिस्क। जैसा मैंने यहाँ पर इसकी ब्रांचेस बताई, तो ये कंसर्न है किससे? सी से और लैंड दोनों से। लेकिन लैंड जो है या लैंड से जुड़ा हुआ जो सब्जेक्ट मैटर है वो रिलेट करना चाहिए मरीन इंश्योरेंस से या मरीन ट्रेड से। एवरी थर्ड है, एवरी लॉफुल मरीन एडवेंचर इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस। सभी विधिपूर्ण एडवेंचर या विधिपूर्ण जो प्रक्रियाएं हैं, विधिपूर्ण कृत्य हैं, वो सब्जेक्ट मैटर हैं मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के। जो अनुबंध किया जाना है समुद्रिक बीमा के माध्यम से वो विधिपूर्ण होना आवश्यक है। जो भी विधिपूर्ण मतलब टाइम टू टाइम इसके अंदर डेवलपमेंट होते रहते हैं, मतलब ये सब्जेक्ट मैटर हैं वो ऐड होते रहते हैं, लेकिन वो विधिक होना आवश्यक है। It is related to the property in relation to maritime perils. इसमें जो संपत्तियां संबंधित है या मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित जो संपत्तियां होंगी वो होंगी जो समुद्रिक यात्राओं के लिए ही की जाती है। मतलब ऐसी वस्तुएं जिनको लेकर या जिनके माध्यम से समुद्री यात्राएं की जानी हैं, तो ऐसी संपत्तियां ही जो हैं मरीन इंश्योरेंस से संबंधित होंगी, जुड़ी हुई होंगी, रिलेटेड होंगी। फिफ्थ, इट कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ भी जो सामान्य संविदा के जो एलिमेंट्स हैं वो ही पाए जाएंगे, वो ही हैं इसके अंदर। जैसा कि हम जानते हैं, फर्स्ट प्रपोजल, प्रपोजल प्रस्ताव,
प्रस्तावक के द्वारा प्रस्ताव किया जाना। यहाँ थोड़ा सा उसमें चेंज है, नो प्रपोजल फॉर्म, यहाँ पर प्रस्ताव के लिए कोई प्रस्ताव का फॉर्म नहीं है, कोई प्रपोजल फॉर्म नहीं है। यहाँ पर द ओरिजिनल स्लिप गिवन बाय द ब्रोकर, एक ब्रोकर के माध्यम से जो ओरिजिनल स्लिप है वो दी जाती है, जो प्रीमियम की जो ओरिजिनल स्लिप है वो दी जाती है, जिसे उसे एक्सेप्ट करना है या जिसे इंश्योर्ड होना है उस व्यक्ति को। सेकंड है एक्सेप्टेंस आफ्टर रिसीविंग द स्लिप, और यदि उस स्लिप को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, तो स्वीकृति दाता का समर्थन उस पर मान लिया जाता है और इंश्योरेंस प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाती है। कंसिडरेशन माना जा रहा है जो प्रीमियम पे किया जा रहा है उस इंश्योरेंस के लिए, जो बीमा का मूल्य पे किया जा रहा है, जो बीमा का मूल्य दिया जा रहा है, वो इसका कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, प्रतिफल मान लिया जाएगा। इश्यू ऑफ पॉलिसी, जो उस कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उस संविदा के दस्तावेज हैं, उसे ही इंश्योरेंस पॉलिसी इसके अंदर माना जाएगा। मतलब जो एक सामान्य संविदा के तत्व हैं वो ही जो मरीन इंश्योरेंस की संविदा के भी तत्व हैं। इतना हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम चलते हैं द मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963। 1963 में जो मरीन इंश्योरेंस एक्ट आया उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक्ट नंबर 11 ऑफ 1963, 1963 का एक्ट नंबर 11 ये है, 11वें नंबर का एक्ट है। 18 अप्रैल 1963 एंड फोर्स में आया 18 अप्रैल 1963 से। टोटल सेक्शंस की अगर बात करें 92 सेक्शंस हैं और इसके अरेंजमेंट के बारे में हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं, किस तरह से इसका जो वितरण है, इनकी जो धाराएं हैं, इनके जो सेक्शंस हैं उनका वितरण किस तरह से किया गया है, या क्या क्या इस मरीन इंश्योरेंस एक्ट के अंदर इंक्लूड है, क्या क्या किस तरह के प्रोविज़न, क्या प्रावधान इस मरीन इंश्योरेंस एक्ट में दिए गए हैं। फर्स्ट हम बात करें टाइटल, जो कि सेक्शन 1 एंड 2 में है। मरीन इंश्योरेंस एक्ट से जुड़े हुए टाइटल, शॉर्ट डिटेल्स, डेफिनेशन, क्लोज। सेकंड अबाउट मरीन इंश्योरेंस, सेक्शन 3 to 5। सेक्शन 3 to 5 में मरीन इंश्योरेंस क्या है, मरीन इंश्योरेंस की डेफिनेशन जो है वो दी गई है, मरीन इंश्योरेंस के बारे में बताया गया है। थर्ड इंश्योरेबल इंटरेस्ट, सेक्शन 6 to 17। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमित हित, जो कि हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बारे में जो प्रावधान है वो सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 17 तक दिए गए हैं। इंश्योरेबल वैल्यू, सेक्शन 18, धारा 18 के अंदर जो है इंश्योरेबल वैल्यू दी गई है कि जो इंश्योर्ड किया जाना है, जिसे इंश्योर्ड किया जाना है, उसकी वैल्यू का मेजरमेंट किस तरह से किया जाएगा, वैल्यू को मेजरिंग किस तरह से किया जाएगा। फिफ्थ इज डिस्क्लोजर एंड रिप्रेजेंटेशन इन सेक्शन 19 to 23। धारा 19 से लेकर 23 तक डिस्क्लोजर और उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया गया है। 6 द पॉलिसी, सेक्शन 24 to 33। पॉलिसी के बारे में बताया गया है धारा 24 से 33 तक, किस तरह से पॉलिसी का निर्माण होगा, क्या उसके प्रावधान होंगे, पॉलिसी के क्या क्या तत्व हैं, वो सभी बताए गए हैं सेक्शन 24 to 33 के अंदर। 7 डबल इंश्योरेंस, दोहरा बीमा, जिसके बारे में बताया गया है सेक्शन 34 में कि यदि दोहरा बीमा हो जाता है तो उसके क्या प्रावधान है, किस तरह से उसे किया जाता है, ये बताया गया है सेक्शन 34 में। वारंटीज एटसेट्रा, वारंटीज के बारे में जिसे हम डिटेल से पढ़ेंगे, वारंटीज के बारे में बताया गया है सेक्शन 35 to 43 के अंदर। द वॉयज इन सेक्शन 44 to 51। वॉयज के बारे में बताया गया है सेक्शन 44, धारा 44 से लेकर 51 के बारे में, जो समुद्र से जुड़ी हुई
यात्राएं हैं, जो समुद्र से जुड़ी हुई हानियां हैं, उसके बारे में बताया गया है धारा 44 से लेकर 51 के बारे में, समुद्री यात्राओं से जुड़ी हुई बातों के बारे में। असाइनमेंट के बारे में बताया गया है, असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी। असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी के बारे में बताया गया है सेक्शन 52 एंड 53 के अंदर। द प्रीमियम के बारे में, जो हमें मूल्य चुकाना है बीमा के एवज में, जो हमें इंश्योरेंस मिल रहा है उसके एवज में जो हमें कंसिडरेशन देना है, जो प्रतिफल है, उसके बारे में जानकारी दी गई है सेक्शन 54 में। लॉस एंड अमेंडमेंट, हानि और त्याग के बारे में बताया गया है धारा 55 से लेकर 66 तक, 55 to 66 की हानियों का किस तरह से निस्तारण होना है, उससे जुड़े हुए क्या प्रावधान है, इसके बारे में बताया गया है सेक्शन 55 to 66 में। मेजर ऑफ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति की गणना कैसे करनी है, उसे किस तरह से कैलकुलेट करना है, उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 67 to 78 के अंदर। एंड नेक्स्ट, राइट्स ऑफ इंश्योरर ऑन पेमेंट, बीमित करने वाली कंपनी के, इंश्योरर के, जो बीमित कर रहा है या इंश्योरेंस कंपनी के क्या अधिकार हैं प्रीमियम को लेकर, उसके बारे में भी प्रावधान दिए गए हैं सेक्शन 79 to 81 में। एंड नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ प्रीमियम, कोई प्रीमियम आपने जो दिया है उसका वापसी किस तरह से करनी है, उसको रिटर्न किस तरीके से करना है, या उसकी क्या कंडीशंस हैं, उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 82 to 84 में। एंड सप्लीमेंटल इज सेक्शन 85 to 92। इस तरह से हमने आपको एक शॉर्ट ब्रीफ देने की कोशिश करी है मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 के बारे में। इसके बाद में शेड्यूल, इसकी अनुसूची में बताया गया है फॉर्म ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी का फॉर्मेशन कैसे होगा, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी को कंस्ट्रक्ट करने के क्या रूल्स रहेंगे, जैसा हम पॉलिसी के बारे में सेक्शन 24 to 33 में भी पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। इस तरह का एक्ट आने से पहले, मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 आने से पहले जो प्रचलन में था, रूल्स ऑफ इंग्लिश लॉ वर अप्लाइड इन इंडिया टिल 1899। 1899 तक जो है इंग्लिश विधि के प्रावधान जो है इस तरह के बीमा के लिए प्रचलित थे। बिफोर पासिंग ऑफ मरीन इंश्योरेंस, इसके बाद में और मरीन इंश्योरेंस पास होने से पहले तक जो इंडिया में प्रचलन था वो था स्टैम्प एक्ट। स्टैम्प एक्ट के आधार पर इस तरह के इंश्योरेंस का संचालन किया जा रहा था। आगे चलते हैं। मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी मस्ट स्पेसिफाई, कुछ बातें हैं जो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर दी जानी जरूरी है, आवश्यक है। फर्स्ट, द नेम ऑफ अश्योर्ड, जिस वस्तु को बीमित किया गया है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी पॉलिसी में होना आवश्यक है, उसका नेम या उसके बारे में जानकारी जो है होना आवश्यक है। सेकंड, द सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड एंड द रिस्क, उस बीमा की विषय वस्तु और जो रिस्क उससे जुड़ा हुआ है उसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी उस पॉलिसी में होना चाहिए। थर्ड, द वॉयेज और पीरियड और बोथ, उस समुद्री यात्रा के बारे में या कितने समय के लिए उसे इंश्योर्ड किया गया है या फिर दोनों के बारे में जानकारी होना उस पॉलिसी के लिए आवश्यक है। द सम और सम्स इंश्योर्ड, वो अमाउंट, जो इंश्योरेंस अमाउंट है, जो बीमित अमाउंट है, उसके बारे में भी जानकारी होना परम आवश्यक है। एंड द नेम ऑफ इंश्योरर, जो बीमित कर रहा है या इंश्योरेंस कंपनी का
नाम और उसकी जानकारी भी उस पॉलिसी में होना आवश्यक है। और इस तरह से एक पॉलिसी का निर्माण होता है, या ये कह सकते हैं हम कि ये आवश्यक तत्व हैं या आवश्यक बातें हैं जो उस पॉलिसी में होना आवश्यक है। तो आज हमने पढ़ा मरीन इंश्योरेंस के बारे में कि क्या उसकी हिस्ट्री है, किस तरह से वो डेवलप हुआ, क्या उसका सब्जेक्ट मैटर है, क्या उसका नेचर है, मरीन इंश्योरेंस एक्ट के बारे में कि पॉलिसी में क्या क्या बातें होना ज़रूरी है। आज हमने इन सब बातों के बारे में जाना। I hope you understand and like it. Thank you. At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.